हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने एस ब्लॉक में बेसिकली दो आपके पास ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। फिर उसमें ग्रुप 1 एल्कली मेटल्स एंड एल्किलाइन अर्थ मेटल्स। तो एल्कली मेटल जो है उनकी हमने जो है जनरल करैक्टरिस्टिक स्टडी की थी, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी, लाइक ऑक्सीडेशन स्टेट है, आयनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, वो सब जो है हमने सभी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वो प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर ली थी। फिर आगे हम आए थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो फर्स्ट हमने प्रॉपर्टी शुरू की थी वो थी एक्शन विद एयर। अब उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, वो बीच में रहती है। हमारे पास जो है बेसिकली एल्कली मेटल जो है जब वो रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, या फिर मैं कहूँ कि जब हम उनको डायरेक्ट एक्सपोजर करते हैं एयर में, तो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं। ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे तो वो बेसिकली 3 टाइप्स के ऑक्साइड्स होंगे। फर्स्ट वन इज़ नॉर्मल ऑक्साइड्स, पेरोक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स। और उसमें भी फिर हमने देखा था कि जो ये फॉर्मेशन है एंड स्टेबिलिटी है उसको हम किस बेसिस पे एक्सप्लेन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन। मीन्स कि अगर आपके पास स्मॉलर केटाइन है तो वो स्टेबलाइज करता है स्मॉलर एनाइन को, वाइल अगर लार्जर केटाइन होगा तो वो स्टेबलाइज करेगा लार्जर एनाइन को। मतलब कि ये मेन जो बेसिस है इसका वो यही है कि जैसे लिथियम आयन है आपके पास, उसका साइज जो है काफ़ी स्मॉल है, तो वो जो है आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड्स फॉर्म करेगा। सिमिलर वे में जैसे जैसे डाउन द ग्रुप हम आते हैं साइज इंक्रीज होता है, तो साइज इंक्रीज होगा तो इनकी जो टेंडेंसी है वो भी हायर ऑक्साइड फॉर्म करने की ज़्यादा होगी। लाइक सोडियम पेरोक्साइड बना रहा है एंड पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सभी जो है सुपर ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे। अब ये कैसे ऑक्साइड्स बनते हैं, इनकी प्रिपरेशन कैसे होती है, वन बाय वन वो हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड्स की। अगर हमें जो है लिथियम ऑक्साइड बनाना है तो वो हम कैसे बना सकते हैं, हम वो बनाएंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। ये है लिथियम डाइऑक्साइड, इसकी जो है जब इसको हीट करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब कि हीटिंग कर रहे हैं, वो डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज किस में हो जाएगा, लिथियम ऑक्साइड में, प्लस 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, हाफ O2। इस तरीके से जो आपके पास ही प्रिपेयर हो जाएगा। अगर सोडियम ऑक्साइड प्रिपेयर करना है तो सोडियम ऑक्साइड के लिए क्या है, बेसिकली रिएक्शन करेंगे, चाहे NaOH की कर दें या फिर Na2O2 की भी कर सकते हैं, सोडियम नाइट्रेट की कर सकते हैं सोडियम मेटल के साथ। सोडियम मेटल बनाने के लिए यही लेके चलिए, अगर Na2O2 इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम मेटल के साथ तो इससे बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड। बाद में इसको जो बस आपको बैलेंस करना है, इसके आगे 2 लगा दो यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2 होगी बैलेंस। ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे हम NaOH यूज़ कर लें, NaOH की रिएक्शन कर दें सोडियम मेटल के साथ, इससे भी आपके पास बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एंड थर्ड वन इज सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन करें सोडियम मेटल के साथ, इससे भी जो है आपके पास सोडियम ऑक्साइड जो है वो फॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली ये 3 मेथड्स है बनाने के लिए, इसको भी बैलेंस कर लेते हैं 1 और 3। ये 3 मेथड है जिसकी हेल्प से जो है हम ये नॉर्मल जो ऑक्साइड्स है वो बना सकते हैं। बाकी जो और भी ऑक्साइड्स हैं और मेटल्स के जो ऑक्साइड्स हैं वो भी जो है सिमिलर इन्हीं रिएक्शन से बन जाएंगे। अगर मैं बात करूँ लिथियम ऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड की, वाइट कलर के होते हैं, पोटेशियम ऑक्साइड येलोइश वाइट कलर का होगा, ऐसे ऐसे रुबिडियम ऑक्साइड ब्राइट येलो कलर एंड सीजियम ऑक्साइड जो है ऑरेंज कलर का। और स्टेबल होंगे हीट के टुवर्ड्स एंड डिकम्पोज हो जाएंगे अगर हम और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे इनको जो है हीट करेंगे। मींस नियर अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से हाइयर टेम्परेचर पे अगर हम इनकी हीटिंग करते हैं तो तब फिर ये जो है डिकम्पोज हो जाते हैं। ओके, अब फर्स्ट तो थे नॉर्मल ऑक्साइड्स, सेकेंड वन आते हैं पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड्स में जो है बेसिकली बनाने के लिए हमारे पास पेरोक्साइड आयन कौन सा है, ये वाला O2 2 नेगेटिव। और ये जो आयन है ये है आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद F2। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो देखो कैसे, F2 फ्लोरीन के पास टोटल 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 9 और 2 फ्लोरीन एटम्स है तो 18 हो गई। सिमिलर वे में ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, 8 एंड 8 16, और 2 इसने लिए हुए हैं तभी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, टोटल हो जाएंगे 18। तो ये जो पेरोक्साइड आयन है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं फ्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ। अब अगर हमें लिथियम का पेरोक्साइड फॉर्म करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, मतलब कि डिहाइड्रेशन, वो हाइड्रेशन बेसिकली यहाँ पे करेंगे लिथियम हाइड्रोक्साइड। इसकी रिएक्शन करेंगे पहले तो H2O2 के साथ, पेरोक्साइड के साथ, इससे ये चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं सेस्क्वेंट हाइपरऑक्साइड।
फिर इसको जो है रिड्यूस्ड प्रेशर के अंदर हम हीट करेंगे। हीट करने से क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाएगी। डिहाइड्रेशन होने पे ये बन जाएगा पेरोक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तो हमें अगर लिथियम का पेरोक्साइड बनाना है, इंडस्ट्रियली जो इसकी प्रिपरेशन होती है वो इस मेथड से होती है। लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड H2O2 की रिएक्शन करेंगे और उसके बाद जो आपके पास ये हाइड्रोक्साइड बनेगा इसकी जो है डिहाइड्रेशन कर देंगे, बेसिकली हीटिंग करेंगे, उससे बन जाएगा। थर्मोडायनेमिकली ये क्या है, स्टेबल है। अगर हम इसे हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तब जो है ये डिकम्पोज हो जाता है। ओके, सिमिलर वे में NaO2 अगर प्रिपेयर करना है तो NaO2 हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास सोडियम मेटल, इसकी रिएक्शन करें, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में करनी है। ऑक्सीजन जो यूज़ करेंगे वो लिमिटेड यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसको हीट कर देंगे, सोडियम ऑक्साइड अगेन, देन पेरोक्साइड। इस तरीके से पहले रिएक्शन करेंगे, नॉर्मल ऑक्साइड बन जाएगा, दोबारा से उसकी हीटिंग करेंगे ड्राई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो जो है पेरोक्साइड में चेंज हो जाएगा। ये जो पेरोक्साइड है पेल येलो कलर होगा इसका। बाकी जो और अल्कली मेटल्स हैं उनको जो हम इस मेथड से प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज उसमें क्या होगा, उनकी जो है फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगी सुपर ऑक्साइड्स में। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था ना कि जब ज़्यादा बड़े वाले साइज के कैटायन हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में, तो वो जो है फर्दर ऑक्सीडेशन करके जो है सुपर ऑक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे। उन्हें अगर हमें बनाना है, उनके जो है हम ऑक्सीडेशन कर दें मेटल के साथ लिक्विड अमोनिया में, तो वो बन भी सकते हैं। जैसे ये आपके पास नॉर्मल ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं, हम आगे जाके आप इसकी रिएक्शन पढ़ोगे, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन इसको चेंज कर देगा, देन तब आपके पास जो है ये पेरोक्साइड जो है फॉर्म हो सकता है। अभी आगे जाके हम इसकी रिएक्शन देखेंगे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है ये बना कैसे है। ओके, तो दो ही हम यहाँ पे बना सकते हैं, लिथियम पेरोक्साइड एंड सोडियम पेरोक्साइड। इससे आगे वाले जो है उन्हें प्रिपेयर अगर करते हैं तो उनकी जो है फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है। ऑक्सीडेशन होने के बाद वो सुपर ऑक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे, तो हम उन्हें इस तरीके से नहीं बना सकते। फिर हम उन्हें जो है इस तरीके से क्वांटिटेटिव ऑक्सीडेशन करके मेटल की इन लिक्विड अमोनिया उस मेथड से जो है प्रिपेयर करते हैं। अब इसके बाद थर्ड वन आते हैं सुपर ऑक्साइड्स। सुपर ऑक्साइड्स में O2 नेगेटिव ये आयन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और ये कब स्टेबल होंगे, जब इनकी जो है सराउंडिंग्स में लार्ज कैटायन होंगे। लार्ज कैटायन बेसिकली पोटेशियम है, रुबीडियम है, सीजियम है। ओके, इनको जो है हम बनाएंगे इसी तरीके से कि जैसे आपको बनाना है तो रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ और सोडियम के साथ करेंगे, जो हम यूज़ करेंगे डिज़ोल्व करेंगे उसको लिक्विड अमोनिया में। या फिर बना सकते हैं सोडियम एंड ऑक्सीजन की रिएक्शन कर दे एट हाई टेम्परेचर, Na with O2 नियर अबाउट 450 डिग्री सेल्सियस एंड हाई प्रेशर 150 एटमॉस्फेयर प्रेशर। इस प्रेशर में जो है अगर हम इनकी रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे जो है ये फॉर्म हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड्स, इनको हम बोलते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड्स M2O3, इसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला। बेसिकली इनको बनाने के लिए भी जो है या तो हम इनके जो पेरोक्साइड्स हैं उनकी कंट्रोल वे में ऑक्सीडेशन करें, उससे बना सकते हैं, या फिर जो हमने सुपर ऑक्साइड्स बनाने के लिए फॉर्मूला यूज़ किया है कि रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ हाई प्रेशर पे, और सेकंड मेथड क्या था कि हम रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन की किसके, सोडियम के साथ, जिसको हमने डिसोल्व किया लिक्विड अमोनिया में। तो इन दोनों मेथड से जो है बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे पेरोक्साइड बन जाएगा, सिमिलर वे में यहाँ पे जो है आपके पास सेस्क्यू ऑक्साइड बन जाएगा। ओके, अब ये जो जितने भी अलग अलग तरह की ऑक्साइड्स हैं इनको जो है अगर हमें डिस्टिंग्विश करना हो तो बेसिकली जो जनरल मेथड है डिस्ट्रीब्यूशन करने का वो है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के बेसिस पे जो है हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे ये है कोई भी मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। सिमिलर वे में नेक्स्ट टाइप का ये ऑक्साइड है, इसकी भी रिएक्शन कर दोगे वाटर के साथ तो यहाँ से M पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव
एंड H2O2 की जो डिफरेंट डिफरेंट आपके पास हाइड्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं जिनको हम बोलते हैं हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट, उनके बेसिस पे जो है हम इन ऑक्साइड्स को जो है डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एंड थर्ड वन सुपर ऑक्साइड्स, इनकी भी जब हम रिएक्शन करेंगे वाटर के साथ तो इस केस में मेटल प्लस हाइड्रोक्साइड आयन H2O2 एंड ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी। तो ये जो हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट है इनके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आपके पास कौन सा ऑक्साइड है। अगर नॉर्मल ऑक्साइड है हमारे पास तो उसके इसमें सिर्फ मेटल मिल रहा है, मेटल केटायन की फॉर्म एंड हाइड्रोक्साइड आयन। अगर पैरोक्साइड्स है तो उस केस में H2O2 भी मिल रहा है हमें, और अगर सुपर ऑक्साइड्स है तो उस केस में जो है H2O2 प्लस ऑक्सीजन गैस भी मिलेगी। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड्स हैं, उनको जो है हम हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के बेसिस पे जो है डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके अब ये जो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी एक्शन विद एयर वो कंप्लीट होती है यहाँ पे। सेकंड प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे एक्शन विद हाइड्रोजन। मीन्स एल्कली मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। बेसिकली एल्कली मेटल जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड्स बनाते हैं, और हाइड्राइड्स जो होंगे वो आयनिक नेचर के होंगे। जैसे ये है आपके पास मेटल प्लस हाइड्रोजन, ये चेंज हो जाएगा मेटल हाइड्राइड, और मेटल हाइड्राइड का नेचर मैं कैसे कह रही हूँ आयनिक नेचर, दैट मीन्स M पॉजिटिव H नेगेटिव। ये होगा आपके पास मेटल हाइड्राइड जिसका जो नेचर है वो आयनिक नेचर है। M जो है यहाँ पे एल्कली मेटल्स कोई भी एल्कली मेटल हो जाएगा, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, जनरल M लिख लिया यहाँ पे। कोई भी एल्कली मेटल है वो सभी इस तरीके से रिएक्शन करके हाइड्रोजन के साथ मेटल हाइड्राइड्स में जो है चेंज हो जाएंगे। और ये जो मेटल हाइड्राइड्स आपके पास बनने की मैं बात करूँ कि जो एल्कली मेटल है हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन है इसकी, तो जो रिएक्टिविटी है एल्कली मेटल की टू रिएक्ट विद हाइड्रोजन वो क्या है डाउन द ग्रुप इंक्रीज होगी। जब हम लिथियम से सीजियम की साइड मूव करेंगे तो ये जो रिएक्टिविटी है एल्कली मेटल की वो क्या होगी इंक्रीज होगी। रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, सेकंड बात करें कि जो आयनिक करेक्टर है इनका वो भी जब डाउन द ग्रुप है वो इंक्रीज होगा। आयनिक करेक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करोगे आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है डिक्रीज होती है। आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ईजिली अवेलेबल होंगे हाइड्राइड फॉर्म करने के लिए, तो उनका जो आयनिक करेक्टर है वो क्या होगा ज़्यादा होगा। थर्ड बात करें स्टेबिलिटी की हाइड्राइड्स की, तो जो स्टेबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस फ्रॉम लिथियम टू सीजियम। लिथियम से सीजियम तक डाउन तक जब मूव करेंगे तो जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी, और उसका जो जनरल रीज़न है स्टेबिलिटी डिक्रीज होने का वो ये है साइज़। अगर हम साइज़ की बात करें लिथियम का साइज़ सबसे स्मॉल है, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप मूव करोगे साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होगा। साइज़ इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है हाइड्रोजन का साइज तो सेम है, तो मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगी। केटाइन का साइज इंक्रीज हो रहा है 9 सेम साइज का, तो मेटल हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगी। इस वजह से जो स्टेबिलिटी है इनकी हाइड्राइड्स की वो भी क्या होगी डाउन द ग्रुप जो है वो डिक्रीज हो जाएगी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट होगी ये, सेकंड, थर्ड। नेक्स्ट जो बात करूँ मैं इनकी मेटल हाइड्राइड्स की, ये जो मेटल हाइड्राइड्स है सपोज करो लिथियम हाइड्राइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ रिएक्शन करने पे हाइड्रोक्साइड्स में चेंज हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या होगी जो हाइड्रोजन गैस है वो लिबरेट होगी। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज जो हाइड्राइड्स है मेटल हाइड्राइड्स बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और जो इनका रिड्यूसिंग करेक्टर है डाउन द ग्रुप वो क्या होगा इंक्रीज होगा। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करेक्टर इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे ये जो इनका रिड्यूसिंग नेचर है वो क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा। ओके, तो ये था कि मेटल जो है अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्शन विद वाटर। ये तो भी हमने अभी देखा ही लास्ट वाली रिएक्शन में, ये तो मेटल हाइड्राइड था। अब हमें जनरल मेटल के लिए लिखना है कि जो मेटल्स होते हैं वाटर के साथ बहुत रेडली रिएक्ट करते हैं। रिएक्ट करने के बाद
मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे एंड हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होगी। फॉर एग्जांपल लिथियम प्लस वाटर, लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलर वे में सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से जो है सभी रिएक्ट करेंगे। अब अगर हम इनमें बात करें, लिथियम जो है वो थोड़ा सा धीरे रिएक्ट करता है, बट बाकी जो अदर मेंबर्स है सोडियम या फिर उससे आगे लिए वो बहुत ईजिली रिएक्ट करेंगे। हाइड्रोजन गैस जो है एकदम से जो इवोल्व होगी वो क्या होती है, एकदम से फायर को कैच कर लेती है। इसीलिए जो हम एक क्वेश्चन पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, 10th क्लास में बेसिकली क्वेश्चन पढ़ते हैं कि वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, पढ़ते हैं ना क्वेश्चन। वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि जो एल्कली मेटल्स हैं वो रिएक्ट करके वाटर के साथ एकदम से जो हाइड्रोजन गैस इवोल्व करते हैं वो क्या इमीडिएटली फायर को कैच कर लेती है। इसलिए जो है हम इन्हें ओपन एयर में या फिर वाटर में नहीं रख सकते। दैट्स वाई दे आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। और जो हाइड्रोक्साइड हमारे पास बन रहे हैं, जो मेटल के हाइड्रोक्साइड्स हमें मिल रहे हैं, इनका जो नेचर है, देयर नेचर इज स्ट्रांगली बेसिक। और बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सारे के सारे जो ऑक्साइड्स है बेसिक होंगे और डाउन द ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। ओके, नेक्स्ट बात करें अब एक्शन ऑफ हेलोजन्स। मेटल जो है एल्कली मेटल्स हेलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे, कंबाइन होंगे हेलोजन के साथ और ये चेंज हो जाएंगे आयनिक हेलाइड्स में। आयनिक होंगे फिर से M पॉजिटिव X नेगेटिव। फॉर एग्जांपल सोडियम है प्लस Cl2, इट गिव्स 2 NaCl। और NaCl तो सभी को पता है कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है ये, ठीक है। ये जो रिएक्टिविटी है हेलोजन्स की वो भी क्या होगी, डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होगी। इंक्रीज होने का रीज़न सभी केसेस में ऑलमोस्ट सेम है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से जो है इनकी रिएक्टिविटी है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जितने भी मेटल हैलाइड्स है बेसिकली सभी जो है आयनिक क्रिस्टल्स होंगे। लेकिन अगर हम इनमें बात करें, देखो केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केसेस हर जगह आते हैं, तो आपको जो है बेसिकली जो फोकस करना होता है वो एक्सेप्शनल केसेस पे करना होता है, बिकॉज एग्जाम में जो क्वेश्चन पुट ऑफ होता है वो उस एक्सेप्शनल केसेस के ऊपर से होता है। अब मैंने जनरल बोल दिया कि सभी जो है एल्कली मेटल्स के जो हैलाइड्स हैं वो रिएक्टिव नेचर के होते हैं, रिएक्टिविटी इनकी इंक्रीज हो रही है। बट इसमें क्वेश्चन आते हैं कि सारे के सारे जो है आयनिक हैं, लेकिन एक हाइलाइड है आपके पास लिथियम आयोडाइड। इसका जो नेचर है, इसका नेचर जो है स्लाइटली कोवलेंट है। अब जो क्वेश्चन पुट ऑन होगा वो ये कि ऑल द अल्कली मेटल हैलाइड्स आर आयनिक इन नेचर वाइल लिथियम आयोडाइड इज स्लाइटली कोवलेंट। वाई? बिकॉज यहाँ पे इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, इसका जो रीज़न है वो है पोलराइजेशन। लिथियम केटाइन जो है ग्रुप में सबसे स्मॉल साइज है, इसका स्मॉल साइज होने की वजह से क्या है, इसकी जो पोलराइजिंग पावर है वो ज़्यादा है। और आयोडाइड बिकॉज हैलाइड्स में सबसे लार्ज इसका साइज़ है, इसकी पोलराइज होने की टेंडेंसी जो है वो मैक्सिमम है। देखो पोलराइजेशन जब हम पढ़ते हैं, पोलराइजेबिलिटी पावर, तो वो जो है फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, साइज ऑफ केटाइन एंड चार्ज ऑन केटाइन। जितना ज़्यादा केटाइन का साइज छोटा होगा उतनी ही उसकी जो है अनायन को पोलराइज करने की पावर ज़्यादा होगी। सिमिलर वे में जितना ज़्यादा उसका चार्ज होगा उतनी ही उसकी पावर ज़्यादा होगी। और अगर मैं अनायन की केस में बात करूँ, एनायन का साइज जितना ज़्यादा लार्ज होगा वो उतना ही ज़्यादा पोलराइज्ड हो पाएगा। तो यहाँ पे केटाइन का साइज स्मॉल है, एनायन का साइज लार्ज है, दोनों ही फैक्टर जो है पोलराइजेशन को इंक्रीज कर रहे हैं और पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम है। तो यहाँ पे जो है इस वजह से स्लाइटली जो है कोवलेंट नेचर भी होगा। दैट्स वाई लिथियम आयोडाइड इज स्लाइटली कोवलेंट। ओके, और नेक्स्ट जो इसमें से क्वेश्चन बनता है वो ये कि जो हमारे पास एल्कली मेटल हैलाइड्स होते हैं दे आर सोल्यूबल इन वाटर। एल्कली मेटल हैलाइड्स दे आर सोल्यूबल इन वाटर। फिर से एक्सेप्शन, एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, बाकी सभी सोल्यूबल है। उसका रीज़न क्या है, लिथियम फ्लोराइड जो है वो इनसोल्यूबल है ड्यू टू हाई लैटिस एनर्जी। यहाँ पे केटाइन का साइज भी स्मॉल है, एनायन का साइज भी स्मॉल है, तो यहाँ पे इसकी जो लैटिस एनर्जी है वो काफ़ी हाई है। हाई लैटिस एनर्जी होने की वजह से जो है ये वाटर में जाके आयनाइज नहीं होगा, दैट मीन्स वहाँ पे सोल्यूबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल रहेगा उसके अंदर।
क्लियर। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आपके पास दो क्वेश्चंस बनते हैं हेलोजेंस में। एक तो ये कि लिथियम हाइड्राइड स्लाइटली कोवेलेंट होता है, बाकी सभी मेटल हैलाइड्स आयनिक नेचर के होते हैं ड्यू टू द पोलराइजेशन पावर। एंड सेकेंड वन इज ऑल द मेटल हैलाइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर एक्सेप्ट लिथियम फ्लोराइड ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ केटाइन एंड एनाइन इट हैज़ हाई लैटिस एनर्जी। हाई लैटिस एनर्जी होगी दैट मीन्स वाटर में क्या होगा, वो कंपाउंड इनसॉल्यूबल होगा। ओके अब आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे इसकी मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है इसकी सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। ये जो भी मैंने आपको पीछे कहा था अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की बात, वो यहीं पे है। एल्कली मेटल जो है वो लिक्विड अमोनिया के अंदर, लिक्विड अमोनिया बेसिकली एक सॉल्यूशन है अमोनिया का, उसके अंदर जो है डिज़ोल्व हो जाते हैं और डिज़ोल्व होने के बाद जो एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन देंगे। जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्या होता है, कंडक्टिंग होता है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी को जो है कंडक्ट करते हैं। अब उसका रीज़न क्या है, क्या यहाँ पे रिएक्शन हो रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये इसकी। इसमें क्या है आपके पास सॉल्यूशन में जो एल्कली मेटल एटम्स है वो ईजिली क्या करेंगे, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो है लूज़ कर देंगे, जस्ट बिकॉज इनके पास एक ही आउटरमोस्ट शेल में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो जो केटाइन है और जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों आपस में कंबाइन होंगे अमोनिया के साथ कंबाइन होकर वो बना देंगे अमोनिएटेड केटाइन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा, देखो मैं रिएक्शन लिखती हूँ कैसे। ये है हमारे पास एल्कली मेटल, साथ में है अमोनिया का सॉल्यूशन। सपोज करो मैंने इसको ऐसे लिख लिया X+Y बिकॉज मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने अमोनिया मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं। सपोज करो 5 हुए तो 2+3 या फिर 6 है तो 3+3 3+2 किसी भी तरीके से हो सकते हैं। तो हम जनरल यहाँ पे X+Y लिख के चल रहे हैं। अब मेटल जो है जब एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देगा तो किस में चेंज होगा, मेटल केटाइन में। वो जो मेटल केटाइन है अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन हो जाएगा, X के साथ सपोज का कंबाइन हो गया। ये जो बनेगा पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि मेटल ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। ये तो न्यूट्रल है, मेटल के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर 1 पॉजिटिव आ जाएगा। इसको हम बोलेंगे अमोनिएटेड केटाइन। दिस इज अमोनिएटेड केटाइन। प्लस मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो वो एक इलेक्ट्रॉन रह गया, वो इलेक्ट्रॉन बाकी बचे हुए NH3 मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन हो। कितने बचे हैं, X हमने यूज़ कर लिए, Y रह गए। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, 1 नेगेटिव चार्ज होगा। फिर से अमोनिया तो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होगा। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एल्कली मेटल जो है जब लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें ब्लू कलर का सॉल्यूशन मिलता है। बेसिकली ब्लू कलर सॉल्यूशन में आपके पास हो कैसे ये रिएक्शन, मेटल जो है एक केटाइन में चेंज होगा प्लस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे आपके पास अमोनिएटेड केटाइन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे। वैल्यू जो है X और Y की वो डिपेंड करेगी एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन की, जो एल्कली मेटल आयन है उसकी कितनी टेंडेंसी है और इलेक्ट्रॉन की सॉल्वेट करने की उसको, ठीक है। अब जो यहाँ पे ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन रहा है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर है वो किस वजह से है, इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ब्लू कलर होगा। और जो इसका डायल्यूट सॉल्यूशन है बेसिकली वो पैरामैग्नेटिक है, बिकॉज यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स नेचर कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और जैसे जैसे कंसनट्रेशन हम इंक्रीज करेंगे पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर वो क्या है, डिक्रीज होगा। ओके इससे हमें पता चलता है कि जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है उसमें क्या है कि कंसनट्रेशन मतलब कि कंसनट्रेशन ज़्यादा इंक्रीज होगी तो उसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे और भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सपोज जैसे ये है, ये आपस में कंबाइन होके पेयर में चेंज हो जाएंगे। पैरामैग्नेटिक से किस में चेंज होगा, डायमैग्नेटिक में। यही मैंने कहा कि अगर कंसनट्रेशन आपके पास इंक्रीज होती है तो जो ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है। वो किस वजह से डिक्रीज हो रहा है कि कंसनट्रेशन इंक्रीज होने पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर में चेंज हो जाएंगे। ओके और इस फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है ये सॉल्यूशन जो है बिहेव करेगा एज अ स्ट्रॉन्ग सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। ओके रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि जैसे ये अभी हमने पीछे वाली रिएक्शन जो मैंने कहा था आपको अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये बिहेव करेंगे एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट कैसे, जैसे मैंने पीछे जो रिएक्शन लिखी थी उसमें क्या था, ऑक्सीजन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन लिखा था। यहाँ पे अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, NH3Y, ये इसको चेंज कर देगा सुपर ऑक्साइड में, अगेन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन।
ये इसको चेंज कर देगा पर ऑक्साइड में। ठीक है, ये तो नॉर्मल आपके पास ऑक्सीजन थी, देन चेंज हुई सुपर ऑक्साइड में, आफ्टर दैट पर ऑक्साइड। इस तरीके से, इस वजह से जो है इस फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से सॉल्यूशन जो है बिहेव करेगा एज अ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। और सॉल्यूशन क्या करेगा, बेसिकली जो आपके पास नॉर्मल एरियल ऑक्सीजन है उसको जो है पहले सुपर ऑक्साइड में और फिर जो है पर ऑक्साइड में जो है चेंज कर देगा। ओके, आप देखो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो है एकदम से अगर रिएक्शन होती है इमीडिएटली तो इसमें चेंज होता है। अगर हम इस सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए एज इट इज़ रख देते हैं तो उसमें फिर वापस से क्या होगा, मेटल प्लस अमोनिया ये कंबाइन होकर मेटल एमीन्स में चेंज हो जाएंगे और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कुछ देर के लिए अगर हम सॉल्यूशन को ऐसे ही रख दें तो उस केस में क्या है, मेटल अमोनिया के साथ कंबाइन होकर मेटल एमीन्स एंड हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पे इवॉल्व होगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये मेटल्स की, अल्कली मेटल्स की, मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछी जाती है, तो उसका आप ध्यान रखोगे। अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट जो आती है, नेक्स्ट वन इज रिड्यूसिंग नेचर। आप देखो रिड्यूसिंग नेचर में क्या है, एल्कली मेटल जो है सभी के सभी जो है दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बेसिकली रिड्यूसिंग नेचर का क्यों है, बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटर ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए जो है लिथियम है, आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, झट से निकाल देगा। ऐसे सोडियम सबकी ही आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ईजिली लूज करा देंगे अपना इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से दे बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, और जो एल्कली मेटल्स हैं इनके जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, बेसिकली देखो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, बिकॉज मेटल जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, 0 से +1 में चेंज हो रहा है। तो ये जो चेंज होने की इसकी पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हम बोल देते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मेटल कैटायन में चेंज होने के लिए कितना पोटेंशियल चाहिए वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अल्कली मेटल जो होते हैं इनका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो हाई होता है। हाई होने की वजह से क्या है, ये ईजिली जो है ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। मींस इनकी जो है स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है टू बिहेव एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो ईजिली ऑक्सीडाइज हो जाए, ये ईजिली ऑक्सीडाइज हो रहे, दैट वाई दे बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। और इन सब में जो लिथियम है, लिथियम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, बिकॉज इसकी जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जितने भी अल्कली मेटल्स हैं सभी के सभी जो है ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं ऑन इन कंपैरिजन विद हाइड्रोजन। अगर हम हाइड्रोजन से कंपेयर करें तो ये सभी जो है ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसीलिए जो है मेटल जो है रिएक्ट करते हैं ऐसे कंपाउंड के साथ जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ पे होते हैं, बेसिकली एसिड के केस में है, एल्कोहल्स के केस में, तो उसको जो है ईजिली से रिप्लेस कर देंगे और हाइड्रोजन गैस जो है वहाँ पे लिबरेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे ये लिथियम मेटल है, एल्कोहल है C2H5OH, ये जो हाइड्रोजन होते हैं ये एसिडिक नेचर के होते हैं हाइड्रोजन, तो ये मेटल क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर देगा O नेगेटिव Li पॉजिटिव प्लस H2 गैस। सिमिलर वे में जो ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड होते हैं, एसिटाइलिन सपोज करो, इसमें ये जो हाइड्रोजन है ये भी बहुत ज़्यादा एसिडिक नेचर की होती है, तो ये इसको भी ऐसे निकाल देंगे Na पॉजिटिव प्लस H2 इस तरीके से। ओके, तो ये जो कंपाउंड्स हैं एल्कली मेटल्स दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट देन हाइड्रोजन। बेसिकली जो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है E0 वो 0 होती है, और इन सभी की बात करूँ इनकी पॉजिटिव वैल्यू होती है। पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा लिथियम की होती है, लिथियम के केस में ये वैल्यू होती है 3.04, फिर आगे आगे जो है बाकी सब की वैल्यू जो आगे आगे डिक्रीज़ करती जाती है। तो इसी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू इनसे कम है एल्कली मेटल से, तो जो एल्कली मेटल्स हैं दे बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन कंपैरिजन विद हाइड्रोजन। ओके, लिथियम जो है सबसे फर्स्ट एलिमेंट है जिसको हम वैसे बात करूं अगर
कि ग्रुप में सबसे छोटा साइज है, सबसे छोटा है, तो हम क्या सोचेंगे कि फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे तो लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बिकॉज ऑफ हाई आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। लिथियम सबसे ऊपर प्रेजेंट है, इसकी सबसे ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जिससे हमें लगता है कि लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बट अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो इससे हमें पता चलता है कि दैट इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर? तो यहाँ पे जो है इसकी जो जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एल्कली मेटल्स की वो कंप्लीट होती है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एनोमलस बिहेवियर एंड डायगोनल रिलेशनशिप, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।